Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज मैं आपको कराऊंगा बिमस्टेक के बारे में कि बिमस्टेक क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं बिमस्टेक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज भारत भी इसमें एक हिस्सा है। दोस्तों आप जानते हैं अभी तक हम अपनी कुछ क्लासेस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे व्यापार बढ़ सकता है, तो कई सारी कंट्रीज ने अपने अलायंसेस वगैरह बनाई हुई है, कार्टेल्स वगैरह या ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे बिमस्टेक के बारे में। दोस्तों मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ कि जो बिमस्टेक है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता दूँ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो बिमटेक है आखिर ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो मैं आपको पहले हिस्ट्री बताता हूँ, इसके बाद मैं इस वाले स्लाइड पर मैं दोबारा आऊँगा। ठीक है, हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि स्टार्टिंग के टाइम पर जो बिमटेक था वो बिमटेक नहीं था, बल्कि बिल्कुल स्टार्टिंग में इसका नाम था बिस्टेक, BISTEC। अभी बिस्टेक क्या था? B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड और EC फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन। यानी यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 4 मेजर कंट्रीज जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर आप देखोगे भारत के मैप में तो आप देखो जो भारत का मैप है उसके राइट हैंड साइड पर अगर आप जाओगे तो आपको नीचे छोटा सा बांग्लादेश मिलेगा, श्रीलंका, थाईलैंड मिलेगी। इन चारों कंट्रियों ने मिलकर एक इकोनॉमिक कॉपरेशन किया था। इकोनॉमिक कॉपरेशन क्यों किया था? क्योंकि हम ये चाहते थे। आप देखो ये मैप के अंदर आप देखोगे तो इस मैप पे आपको नजर आ रहा है इंडिया, जो बांग्लादेश और जो ये म्यांमार और थाईलैंड है, इन चारों ने मिलकर, बल्कि म्यांमार नहीं बोलना चाहिए बल्कि मुझे श्रीलंका बोलना चाहिए, श्रीलंका और थाईलैंड, इन चारों लोगों ने ये सारी के सारी जो है ना सी लेवल की बाउंड्री को टच करती हुई जाती हैं, जिससे आप जानते हो सबसे ज़्यादा व्यापार समुद्री रास्ते से होता है। तो इस व्यापार को बढ़ाने के लिए इन 4 कंट्री ने स्टार्टिंग में किया था, एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट का नाम क्या दिया था? बिस्टेक, BISTE से। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड और EC फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन। और ये जो एग्रीमेंट है ये इनिशियली जो है 4 कंट्रियों ने ड्रॉ किया था, जिसको बिस्टेक बोलते हैं। अच्छा, ये जो बिस्टेक है इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो मैं आपको बता दूं 6 जून 1997 को इसको स्टार्ट किया गया था और इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं, क्योंकि जो आपकी थाईलैंड है ना, थाईलैंड की जो राजधानी जैसे बैंकॉक है, तो इसको वहाँ पर बनाया गया था। इसका मेन एम क्या था? इसका मल्टीपर्पज़ मेन एम थे, जैसे एक तो व्यापार को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन। अच्छा, पॉवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी को दूर करें। देखो अल्टीमेटली गरीबी को दूर करने के पीछे का रीज़न क्या है? अगर हर व्यक्ति को आप एम्प्लॉयड कर दोगे और एक सही वेज रेट उन्हें प्रोवाइड करवाओगे तो अल्टीमेटली जो उनकी गरीबी, जो डेप्ट ट्रैप है, उससे वो निकलेंगे और गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएंगे। और काउंटर टेररिज्म को लेकर, अच्छा काउंटर टेररिज्म का मतलब जैसे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, इन्वायरमेंट को लेकर, कल्चर को लेकर, पीपल को लेकर, और किस तरह से क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको लेकर जो इनिशिएट दिखाए गए। इन सब कंट्रियों ने मिलकर सोचा, सब मतलब इन 4 कंट्रियों ने मिलकर सोचा हम इन चीज़ों पर क्या करेंगे? फोकस करेंगे। दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये जो 4 कंट्री है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, इन्होंने सोचा आपस में व्यापार को बढ़ाना है, इवन टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफ़र करना है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना है, टूरिज्म को बढ़ाना है और फिशिंग को बढ़ाना चाहिए। फिशिंग क्यों बोला है? क्योंकि ये सारे तटीय इलाके पर रहते हैं ना, तो इसमें फिशिंग जो है उनकी मेन एक्टिविटी होगी। और एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, पब्लिक हेल्थ को बढ़ाना है, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी को दूर करना, काउंटर टेररिज्म, इन्वायरमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल और क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा इन 4 कंट्रियों के द्वारा। दोस्तों इन 4 कंट्रियों से म्यांमार जो है वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि 1987 में म्यांमार ने कहा कि मुझे भी इसमें शामिल कर लो। तब जाके इसमें क्या किया गया, हमने जो म्यांमार है उसका जो एम वर्ड है वो बीच में फिट कर दिया और फिर हमने इसको बना दिया बिमस्टेक। क्या बना दिया? बिमस्टेक। अच्छा सर, मतलब स्टार्टिंग में बिमस्टेक नहीं था? बिल्कुल सही कहा, पहले ये बिस्टेक था, BISTE से, लेकिन बाद में क्योंकि म्यांमार इसमें जुड़ गया तो तब से क्या हो गया, इसे बिमस्टेक हो गया। ठीक है, तो बिमस्टेक में क्या क्या आ गया? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो आप देख लो ये सारी नेबरिंग कंट्री है, ऐसा नहीं कि कहीं और कंट्री, सारी की सारी क्या है आपकी नेबरिंग कंट्री है और इन्होंने मिलकर क्या किया? एक कॉपरेशन बनाया। अब ये बेसिकली बिमस्टेक है क्या? तो देखो क्या हुआ था ना कि देखो स्टार्टिंग में तो बांग्लादेश, भूटान और ये सब थे। बाद में क्या हुआ, जो नेपाल है, ठीक है, नेपाल और जो ये बांग्लादेश है, इन दोनों कंट्रियों ने बोला कि जो हमें भी ना इसमें शामिल कर लो। ठीक है, जब इनको शामिल करने की बात बोलेगी तो बात ये उठी कि भाई इनको तो शामिल कर लेंगे, लेकिन इनकी तो कोई ऐसी कह सकते हो, बांग्लादेश नहीं बल्कि भूटान, सॉरी, नेपाल और भूटान ने बोला कि हमें भी इसमें शामिल कर लो। तो इंडिया ने कहा भाई तुम भी शामिल हो जाओ। लेकिन मुद्दा ये था कि जो नेपाल और भूटान है इनकी तो सी एरिया है ही नहीं है, तो भाई ये तो इनका जो जियोग्राफिकल एरिया वो सी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इनको क्यों शामिल किया जाए? अब क्योंकि इन्होंने कहा था तो हमने इनको शामिल कर लिया। अब बात उठती है जो भूटान का बी
और नेपाल का एन, ये कहाँ पर सेट किया जाए, वो सेट हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर बिम्स्टेक के नाम को चेंज कर लिया गया। देखो पहले बिम्स्टेक का नाम क्या था, मैं आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बाद में जब नेपाल और भूटान इसके अंदर शामिल हुए तो बिम्स्टेक ही रखा, लेकिन बिम्स्टेक की टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया। तब यहाँ पर नाम आया द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। यानी कि स्टार्टिंग के दिनों में बिम्स्टेक का मतलब कुछ और होता था, और बाद में जैसे ही नेपाल और भूटान इसमें शामिल होता है, इसके मीनिंग को नहीं कहेंगे, बल्कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको चेंज करके क्या बना दिया, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बोलो क्लियर हुआ। और जो इसके मेंबर है आपको मैंने बता ही दिया, जितने भी बे ऑफ बंगाल से लगे हुए कंट्रीज़ हैं वो सारी इसकी क्या है, मेंबर है। जिसमें से अगर आप देखेंगे 5 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो साउथ एशिया के अंदर आती हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। और जो 2 कंट्री हैं वो आपकी साउथर्न ईस्ट एशिया के अंदर आती है, जैसे म्यांमार हो गया और थाईलैंड हो गया। तो बिम्स्टेक को बेसिकली साउथ एशिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको इसमें यहाँ पर क्या किया गया, कवर किया गया। और बेसिकली ये व्यापार को और पीस इस्टेब्लिशमेंट, जैसे आप टेररिज्म हो गया या जो बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, इन्वायरमेंट को लेकर हो गए, इन सब चीज़ों पर क्या करेंगे, वो अपने मुद्दों को जाहिर करेंगी और आने वाले टाइम के अंदर अपने व्यापार को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। अब बात करते हैं इसकी जो उत्पत्ति है। अच्छा, उत्पत्ति को हम बोलते हैं जेनेसिस, मैंने हिंदी में भी लिख दिया जिससे आपको टॉपिक समझ आ रहा है। जो बिम्स्टेक है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, यानी ये कहाँ से बना था। तो ये क्या था, ये एक स्टार्टिंग में कॉपरेशन बनाया गया था जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बिस्टेक से होती है। अभी अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था बिस्टेक के बारे में, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 4 थे। इसके बाद क्या हुआ था कि 2004 के अंदर नेपाल और भूटान ने बोला कि हमें भी इसमें शामिल कर लो, लेकिन उससे पहले म्यांमार ने बोला, 1987 में म्यांमार ने बोला कि हमें इसमें शामिल कर लो। तो ये बिस्टेक से क्या बन गया, बिम्स्टेक बन गया। फिर नेपाल और भूटान ने 2004 में बोला कि हमें भी शामिल कर लो, तो हमने फिर बिम्स्टेक के टर्मिनोलॉजी को चेंज करके क्या बना दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बोलो क्लियर हो। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो बिस्टेक है उसकी फुल फॉर्म क्या है, फिर बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, और फिर बिम्स्टेक की फुल फॉर्म नई वाली क्या है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेटेस्ट अभी जो कंट्रीज में जुड़ी हैं वो कब और कौन सी जुड़ी हैं। तो 2004 के अंदर नेपाल और भूटान इसमें नई कंट्रीज जुड़ी हैं, ठीक है। बीच में कौन सी कंट्री जुड़ी थी, म्यांमार, कब, 1997 के अंदर, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चाहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। दूसरा ये इंकरेज करना चाहते हैं इक्वालिटी और पार्टनरशिप को लेकर, कि चाहे जितनी भी हमारी मेंबर कंट्री हो, चाहे वो एरिया के हिसाब से छोटी कंट्री हो या इंडिया जितनी बड़ी कंट्री हो, इससे मैटर नहीं करता, हर किसी को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे अभी देखा जाए सबसे छोटा देश जो अभी मेंबर कंट्रीज में है वो है भूटान, और सबसे बड़ा देश जो है वो है इंडिया। तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया वाले अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी बना ले या भूटान वाले कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं, सबको जो इक्वालिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए। क्योंकि अल्टीमेटली पार्टनरशिप का मेन गोल क्या होता है कि हर किसी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवाना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। थर्ड है प्रमोटिंग एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट इन द एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबरिंग कंट्रीज़। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया ना, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनको फाइनेंशियली और म्यूचुअली हेल्प करना, कि अगर किसी एक कंट्री को किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत है और अगर दूसरी मेंबर कंट्री का से वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट या कह लो एक कंसेशनल रेट पर वो क्या करवाएगा, उसको प्रोवाइड करवाएगा। एक्सेलरेशन सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एजुकेशन की फील्ड में, साइंस की फील्ड में और टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक दूसरे को क्या करेंगे, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करेंगे। देखो क्या होता है ना कि जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप में आते हैं तो अल्टीमेटली मेन गोल क्या होता है कि अगर सामने वाली पार्टी के पास कोई स्ट्रेटेजिक चीज़ है, कोई स्ट्रेंथ है उसकी अच्छी, और हमारी उसमें वीकनेस है, तो हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ का यूज़ करें ताकि अपनी वीकनेस को दूर करके व्यापार को बढ़ाया जा सके। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, बिम्स्टेक के क्या क्या प्रिंसिपल है, तो ये चाहता है कि हर इकॉनमी को या हर कंट्री को क्या मिले, इक्वालिटी मिले, जो उसका मेन फंडामेंटल राइट है। दूसरा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि जो टेरिटरीज अलग अलग हैं इनको हम जोड़ दें व्यापार के तरीके से। मतलब ऐसा नहीं जोड़ देगा मतलब है कि आप इधर उधर आ जा सकते हो आसानी से बिना वीज़ा के, वो नहीं, मतलब व्यापार के संबंध के अंदर हम इसको इंटीग्रेट यानी जोड़ना चाहते हैं। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं एक जगह पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है जिसका इम्पैक्ट बाकियों पर पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर। अब मान के चलो कि भूटान और इंडिया का कोई अपना पर्सनल मैटर चल रहा है, चाहे बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ भी ऐसा ऐसा है नहीं, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे में कोई तीसरी मेंबर कंट्रीज आके उसके बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं देगी। जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो पर्सनल इश्यूज़ रहेंगे, उसको आप ग्लोबल इश्यूज़ या अपने ग्रुप के अंदर वो डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर सकते हो।
पीसफुल मैटर इसमें रिजॉल्व किए जाएंगे, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री के लिए बेनिफिट है लेकिन दूसरी मेंबर कंट्री उससे घाटा हो रहा है, तो इस टाइप के कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूट एंड एडिशनल टू नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर बायलेटरल रिलीजन एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन इन्वॉल्व द मेंबर स्टेट। यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सभी की सहमति से लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक मेंबर कंट्री ने मना किया तो बाकी सब ने हाँ कर दिया, ऐसा नहीं। अगर होगा काम तो सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा कि जब सब लोग हाँ बोलेंगे तो ही वो काम होगा, अदरवाइज उस काम को होल्ड कर दिया जाएगा जब तक उसमें यूनानिमस कंसेंसस नहीं मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके पोटेंशियल्स की कि बिम्स्टेक की क्या क्या पोटेंशियल है, मतलब किन किन चीज़ों को लेकर बिम्स्टेक बहुत अच्छा है। सबसे पहले बात, जो साउथ ईस्ट एशिया और जो साउथ एशिया है इनको मिलाने का यहाँ पर काम किया गया है। अब आप ये देखो ना कि इंडिया से लेकर अगर मैं बात करूँ थाईलैंड तक, तो बीच में इन सबको जोड़ने के लिए हमें इन कंट्री को एक साथ मिलाना ज़रूरी था। यस, बिल्कुल ज़रूरी था, ताकि हम इनकी भी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो इनकी स्ट्रेंथ है, उनका यूज़ हम अपने बेनिफिट के लिए कर पाएँ। नंबर 2, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जो कि सार्क और एशियन मेंबर से हट के। अब एक बात बताऊँ, सार्क के अंदर सारी की सारी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जैसे बहुत सी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, एशियन में बहुत सी कंट्री उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, तो उनके लिए एक हमने ऑल्टरनेट चैनल बनाया बिम्स्टेक का, कि अगर आप इन कंट्रियों में शामिल नहीं हो पाए तो आप इसमें आके भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दे सकते हो। अगर हम बात करें, ये जो बिम्स्टेक है इसके अंदर वर्ल्ड की 22% ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर किया जाता है और अराउंड 1.5 बिलियन पीपल इसके अंदर कवर अप होते हुए चलते हैं। और इस कॉम्बिनेशन से जो जीडीपी की अगर हम बात करें तो 2.7 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाती है। और इसके जो मेंबर स्टेट है, अगर हम उसकी बात करें, एवरेज निकालें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 6.5% पिछले 5 सालों के अंदर देखी है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हो क्योंकि ये कुछ इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ जो मेन चीज़ है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक आप इसमें देखो नीचे से थर्ड पॉइंट, ठीक है, लास्ट थर्ड पॉइंट देखोगे, कालदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इंडिया से म्यांमार को जोड़ने के लिए, मैं रिपीट करूँ, इंडिया से म्यांमार को जोड़ने के लिए एक लिंकिंग रोड और एक लिंकिंग चैनल बनाया जा रहा है जिससे ट्रांसपोर्टेशन को ईज़ किया जा सके और व्यापार को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। इसको लेकर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम है कालदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया खूब पैसा इसमें क्या कर रही है, खर्च कर रही है। एशियन ट्रिलेटरल हाईवे, अब ये एशियन ट्रिलेटरल हाईवे का मतलब क्या है कि जो थाईलैंड और म्यांमार है, खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार की, इन तीनों कंट्रियों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक हाईवे बनाया जा रहा है जिससे व्यापार को आसानी तरीके से किया जा सके। देखो अगर आप समुद्री रास्ते से व्यापार करते हो, यस यू कैन डू इट, बट क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि जो समुद्री रास्ते से व्यापार हो वो सस्ता ही हो, रोड से ज़्यादा ईजी हो सकता है वो काम। तो क्यों ना हम रोड के थ्रू वो चीज़ें करें, क्यों रोड के थ्रू ना रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है, बट जब सी के थ्रू सामान जाता है वहाँ रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इंश्योरेंस वगैरह के खर्चे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो उन खर्चों को रिड्यूस करने के लिए रोड जैसे चैनल को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और उनके जो फ्लाईओवर्स हैं उन पर यहाँ पर पैसा इंडिया के द्वारा या बांग्लादेश वगैरह के द्वारा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन चारों को जोड़ने के लिए व्हीकल एग्रीमेंट किया गया। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का मतलब है कि जैसे जो कार्गो के जो कई सारे प्लेन नहीं कहना चाहिए, बट मुझे कहना चाहिए जो 2 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो क्रॉस बॉर्डर हो सकती हैं, इस बात को लेकर यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया है। देखो अल्टीमेटली ना, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे आज की डेट में, चाहे आप एशियन की बात करो, चाहे सार्क की बात करो, चाहे बिमटेक की बात करो या यूरोपियन यूनियन, सभी कंट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल कॉमन होता है, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव आपका है कि ये आपस में व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करती हैं और उस व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अगर वो कुछ भी करना चाहे तो वो बिल्कुल फ्रीली तरीके से यहाँ पर कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर इंडिया के लिए ये जो बिम्स्टेक है ये कितना फ़ायदेमंद है और कितना नहीं, वो सब यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहली बात है कि ये साउथ एशिया वगैरह को ब्रिज वगैरह देने वाली, ये तो मैंने अभी आपको बताई दी है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा एरिया जो है कब वो कवर किया जाता है। सबसे पहले ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कवर किया जाएगा, टेक्नोलॉजी यहाँ से ट्रांसफ़र की जाएगी, एनर्जी को लेकर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, फिशिंग, एग्रीकल्चर, कल्चरल कोऑपरेशन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांजैक्शनल क्राइम और क्लाइमेट चेंज। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर मुद्दे छेड़े जाएंगे, जिससे क्या होगी, आपस में एक अच्छी गठबंधन जब बनेगी ना, तभी इकॉनमी को बूस्टअप किया जा सकता है। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो चलाए रहेंगे। तो एक तो है बिम्स्टेक सबमिट। अब देखो बिम्स्टेक सबमिट का मतलब क्या होता है कि जैसे हर चीज़ में क्या करनी पड़ती है, मीटिंग करनी पड़ती है ना, उस मीटिंग को सबमिट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मीटिंग की जाएगी उसको क्या बोलेंगे, बिम्स्टेक सबमिट, जो कि हाईली पॉलिसी मेकिंग की काम करेगी, पॉलिसीज़ को बनाने का यहाँ पर काम किया जाएगा, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी वहाँ की गवर्निंग अथॉरिटी है उसके द्वारा।
मिनिस्ट्रियल मीटिंग, अभी मिनिस्ट्रियल मीटिंग क्या होती है, ये एक सेकंड टाइप की मीटिंग होती है जो थोड़ी सी छोटे लेवल पर होती है, इसमें एक्सटर्नल जो मिनिस्टर होते हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे एक्सटर्नल मिनिस्टर बोल लो, वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे व्यापार को कैसे बढ़ाना है। फिर एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं सीनियर ऑफिशियल मीटिंग, इसके अंदर क्या होता है, जो फॉरेन मिनिस्टर के जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं बल्कि जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। फिर होती है बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप। अब ये वर्किंग ग्रुप क्या होती है, जैसे अलग अलग कंट्री में हमारे क्या है, एम्बेसीज हैं, उनके जो एम्बेसडर हैं वो आपस में बात करेंगे, मंथली बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए, तो उसको बोला गया बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप। और एक होती है मीटिंग जिसको बोलते हैं बिजनेस फोरम एंड इकोनॉमिक फोरम, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो पार्टिसिपेट होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, उसको भी इनको इन्वॉल्व किया जाएगा और उनके भी इनिशिएट यहाँ पर लिए जाएंगे, उनकी बातों को भी सुना जाएगा कि व्यापार को बढ़ाने के लिए उनकी क्या प्रतिक्रिया है या उनकी क्या सुझाव है, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थे बिम्स्टेक के। अब सबसे मेन चीज़ आती है, ये देखो बिम्स्टेक जो है इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब किन किन कारणों की वजह से बिम्स्टेक उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया जितने बाकी जो ग्रुप्स हैं वो फेमस हो गए। सबसे पहली बात है, इनकी जो मीटिंग है, इनकन्सिस्टेंसी इन मीटिंग जब तक प्रॉपर नहीं होगी तब तक इसका यही मतलब माना जाएगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन या इस गठबंधन को लेकर खुश नहीं हो, और अगर खुश हो भी तो सीरियस नहीं हो। तो यहाँ पर देखा गया कि पिछले 20 सालों में अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 मीटिंग की गई है। कितनी मीटिंग की गई है, ओनली 4 समिट हुए हैं या 4 मीटिंग हुई है। तो आप समझो जब 20 सालों में सिर्फ 4 मीटिंग हुई है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ व्यापार को बढ़ाने के लिए लोग कंसर्न है या कोई कंट्री कंसर्न है? नहीं, सिर्फ एक उन्होंने बना तो लिया लेकिन अब उसको चलाने की कोई भी इसमें मूड में नहीं है। दूसरा, नेग्लेक्ट बाई मेंबर स्टेट। अब जैसे कई सारे मेंबर स्टेट हैं जो सार्क में जुड़े हुए हैं, बहुत से तो ऐसे जैसे थाईलैंड और म्यांमार को ले लो, वो एशियान में क्या है, मेंबर है, तो उनका मेन फोकस एशियान पर है, उनका मेन फोकस बिम्स्टेक पर है ही नहीं, क्योंकि इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो है, तो वहाँ पर उनका फोकस रहता है, तो इस वजह से बिम्स्टेक को थोड़ी वेटेज कम मिल पाती है। ब्रॉड फोकस एरिया, अब बिम्स्टेक जो है ना इसने कई सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया। आप जानते हो ना 14 एरिया, जैसे मैंने भी आपको समझाया था, ये देखो ये इतने सारे एरिया को इसने कवर किया हुआ है, तो इस बात को लेकर कोई भी काम ही नहीं हो पाता। देखो टारगेट हमेशा छोटे छोटे बनाने चाहिए जो अपने आप में एक दिन बड़े हो जाएंगे, लेकिन पहले दिन आपने इतना बड़ा टारगेट बना लिया और ऊपर से आपस में आपकी किसी से बनती नहीं है, तो ऐसे में कैसे उस टारगेट को पूरा किया जाएगा, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग एरिया था यहाँ पर। बायलैटरल इशू बिटवीन मेंबर नेशन, जैसे बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में क्या है, जो रिफ्यूजीज हैं, जो मतलब घुसपैठी हैं, वो कभी इंडिया में आ जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं म्यांमार में, तो इस बात को लेकर दोनों ही कंट्री में बड़ा कंसर्न रहता है, दोनों की खुद की आपस में नहीं बनती है, तो वो ट्रेड को लेकर क्या बातें करेंगे। अब आप ये देखो म्यांमार के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ मिलिट्री कुप्स ने पूरा राज कर रखा है, वहाँ कोई सैन्य सिस्टम चलता है वहाँ पर अब कोई सरकार वगैरह नहीं, जो थी वो डुबा दी गई। तो सोच के देखो जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो, क्या उसके साथ हम ज़्यादा लंबे समय तक व्यापार जैसी डीलिंग कर पाएंगे? द आंसर इज नो। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ ये बिम्स्टेक जो है ये नाफ्टा नहीं है, नाफ्टा मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, मतलब एक होता है ना फ्रीली तरीके से माल इधर से उधर जाएगा, ये एक तरह से प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये कोई एफटीए नहीं है, तो जिसके चलते और भी ज़्यादा इसमें खामियां देखने के लिए यहाँ पर मिली। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें, जैसे अगर हम बात करें, जैसे चाइना है, अब चाइना क्या करता है, जैसे चाइना ने श्रीलंका को लोन दे रखा है, तो श्रीलंका किसकी सुनती है, चाइना की सुनती है, और जबकि जो श्रीलंका है वो इस ग्रुप के अंदर शामिल है, तो चाइना इंडिया वालों की सुनती ही नहीं है, या इस ग्रुप में जो चीज़ें होती हैं वो सुनती नहीं है। अब चाइना वाले क्या करते हैं, नेपाल में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराते हैं, तो नेपाल वाले खुश हो जाते हैं, और जब इंडिया वाले कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें चाइना को थ्रेट हो, तो नेपाल वाले करने से मना कर देते हैं। मतलब कहते हैं ना कि दोस्ती मुझसे कर रखी है लेकिन बेनिफिट दूसरे को देंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, मतलब आपस में ही नहीं बन रही है, तो क्या व्यापार को बढ़ाएंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो बिम्स्टेक के अंदर यहाँ पर देखे गए। तो आई होप गाइस कि आपको बिम्स्टेक के रिगार्डिंग सारी की सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अब मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर आता हूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा। अब इस फर्स्ट स्लाइड में देखो, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, टोटल 7 कंट्रीज आती हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, और जिसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, बांग्लादेश के ढाका के अंदर है। ठीक है, देखो कुछ बुकों के अंदर ढाका दे रखा है, तो कुछ बुकों के अंदर थाईलैंड में दे रखा है, तो आप ढाका ही मान के चलो, क्योंकि मैंने हर जगह सर्च कर लिया, ढाका ही दे रखा है। बट एक आधी जगह पर ना यहाँ पर बैंकॉक भी दे रखा है, मतलब थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक है वो भी दे रखा है, तो उसको लेकर बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें चलती है। अभी एक्यूरेसी के साथ नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पर है, बट आप ढाका ही मान के चलो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही
रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर देना। और दोस्तों याद रखना, जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आप इनके करंट अफेयर नहीं कर रहे हो तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, इसलिए करंट अफेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब आपके मन में क्वेश्चन और हम करंट अफेयर कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन वो इस चैनल पे नहीं होती है, वो हमारे दूसरे चैनल पे होती है जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। तो पहले आप उसको भी सब्सक्राइब कर लो, जिसमें हम क्या करते हैं, डेली हिंदू न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस होता है वो वहाँ पर हम अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपको देखने के लिए वहाँ पर मिल जाता है, और आपकी जो करंट अफेयर जो जीके है वो भी वहाँ से इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।